नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं अपने वादे के अनुसार पुनः एक मेडिकल साइंस का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ईसीजी लेकर के आपके बीच में हूँ। और हम इस ईसीजी के थ्रू हार्ट में होने वाली परेशानियों का हम लोग डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि ईसीजी को कैसे पढ़ा जाता है, ईसीजी को कैसे देख करके हम हार्ट के बारे में बता सकते हैं। ये हमारा ईसीजी जो है पूरा टॉपिक है और ये एक टॉपिक बड़ा है, इसलिए हम इत्मीनान के साथ धीरे धीरे पढ़ेंगे और हो सकता है इसमें 7-8 लेक्चर्स की ज़रूरत पड़े, 7-8 वीडियोज़ आप तक धीरे धीरे पहुंचेंगे और थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। लेकिन जो पढ़ेंगे उसके बाद उस विषय पर हमारे पास कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, तो ये मेरा प्रयास है। तो ईसीजी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि हार्ट की पोजीशन बिल्कुल उस तरीके से एक बल्ब की तरीके से है। मान लिया हम लोग सर्किट बनाया करते थे और उसमें क्या करते थे, यहाँ पर एक बैटरी लगा करके और यहाँ पे एक बल्ब लगाते थे और यहाँ इसका पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है। यहाँ से जब सर्किट पूरा होता था तो बल्ब जलने लगता था। ठीक इसी तरीके से हार्ट में भी होता है। एक इलेक्ट्रिक एक्टिविटी हार्ट में हमेशा होती रहती है, परंतु उसमें इस इलेक्ट्रिसिटी और उसमें अंतर क्या है, वहाँ पर यहाँ पर तो 1.5 वोल्ट का ही करंट चल रहा है। ये करंट इवेंचुअली धीरे धीरे हमेशा बदला करता है, कहीं बहुत ज़्यादा हो जाएगा करंट, कहीं बहुत जो है करंट का कहीं ज़्यादा होगा, कहीं कम होगा। इस तरीके से वेरिएबल जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है वो पूरे हार्ट में हमेशा होती रहती है। आखिर होता क्यों है ये, इसमें इलेक्ट्रिक एक्टिविटी आती कैसे है, तो थोड़ा सा हम उसमें जानने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा अंदर जा कर के हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ये हमारे पास होना चाहिए। कि मान लिया ये हमारी 2 मायोकार्डियल सेल हैं। मायोकार्डियल सेल मतलब उन सेल से जिससे हार्ट बना हुआ है, वो 2 मायोकार्डियल सेल हैं। तो मायोकार्डियल सेल की एक टेंडेंसी होती है कि जब ये रेस्ट पोजीशन में होती है, यानी मसल में कोई एक्शन नहीं होता है, रेस्ट पोजीशन में होती है, तो इसकी जो प्लाज्मा लेमा है यानी बाहर की जो बाउंड्री है, ये अंदर इसके सेल के अंदर जो चार्ज होता है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है और सेल के बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इसमें हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। और यही जो इसका नेगेटिव चार्ज है, जिसको जब कोई ये एक्शन नहीं कर रही होती है सेल, उस समय के नेगेटिव चार्ज को जो करीब 90 मिली वोल्ट हुआ करता है, -90 मिली वोल्ट का जब यहाँ पर पोटेंशियल होता है तो 90 मिली वोल्ट, इसको हम लोग कभी कभी रेस्टिंग पोटेंशियल भी कहते हैं, यानी सेल रेस्ट में है इसलिए ये नेगेटिवली इतना चार्ज हर एक सेल के अंदर होता है और इसी को हम जो है इसको रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। अब ये इसमें इम्पल्स पैदा करने के लिए, करंट को आगे बढ़ाने के लिए, करंट के प्रोपगेशन के लिए क्या होगा कि रेस्टिंग स्टेट में जहाँ पर आपके पास पोटेंशियल कितना है, -90 मिली वोल्ट, कुछ स्टिमुलाई, कुछ उत्तेजक यानी सेल को थोड़ा सा स्टिमुलेंट दिया जाता है, यानी ये क्या होता है, सोडियम आयन। ये सोडियम आयन कुछ मात्रा में जो है सेल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। क्या होगा, सोडियम पॉजिटिव है और अंदर आपका जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, तो धीरे धीरे ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन
पोटेंशियल जो है ये कम निगेटिव चार्ज की ओर बढ़ने लगेगा। यानी ज्यों ही यहाँ पर सोडियम का एंगल्फ होगा, सोडियम ज्यों ही अंदर आएगा तो ये जो हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, रेस्टिंग पोटेंशियल है, ये कम नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे सपोज कीजिए पहले 80 हुआ, -80, फिर 70 हुआ, हाँ अब देखिए 70 जब -70 मिलीवोल्ट इसका पोटेंशियल हो जाएगा तो इसको हम लोग थ्रेशोल्ड पोटेंशियल भी कहते हैं। क्या नाम याद रखें? थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। जो ही हमारा सेल -70 यानी -90 से 70 तक की, -70 तक की यात्रा करेगा, यानी कम नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा हमारा सेल, त्यों इसकी जो प्लाज्मा लेमा है, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है, कार्डियक मसल की जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल अपने आप खुल जाएंगे। कौन से? वोल्टेज गेटेड चैनल्स, सोडियम चैनल्स, ये खुल जाएंगे। जब ये चैनल खुल जाएंगे एक बड़ी तेजी से, बहुत तेजी से सोडियम आयन अंदर जो है आना स्टार्ट हो जाएगा। यानी ये कैटायन बहुत तेजी से आना स्टार्ट कर देंगे। क्या होगा? ये -70 जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये -60 होगा, -50 होगा, -40 होगा, 30 होगा, 20 होगा, 10 होगा, इवन 0 होगा। तो और 0 के बाद ये +10 तक हो सकता है। यानी -90 MV से लेकर के +10 मिलीवोल्ट, ये पूरी जो यात्रा है, ये पूरी जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है, ये एक इम्पल्स यानी एक तरंग के रूप में हमें मिलती है और आगे की हार्ट की सेल को वो जो है, और इस प्रोफेशन को, इस पूरे पोर्शन को, ये जो यहाँ पर हुआ है, ये जो फेनोमेनन यहाँ पे हुआ है कि -90 MV से +10 MV तक का जो पोटेंशियल चेंज हुआ है, जो डिफरेंस हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस हुआ है, ये क्रिया ही कहलाती है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन। तो इस कार्डियक सेल का डीपोलराइजेशन हो गया। डीपोलराइजेशन -90 से और +10 MV तक पोटेंशियल डिफरेंस पहुंचने से इस सेल का डीपोलराइजेशन मीन्स, डीपोलराइज क्यों कह रहे हैं उसको? पहले ये पूरा इसका एटमॉस्फेयर जो था नेगेटिव था, वो नेगेटिव से चेंज होकर के पॉजिटिव में पहुंच गया है, इसीलिए हम इसको डीपोलराइजेशन कहते हैं। और यहाँ पर एक इम्बल जो है एक्टिविटी होगी कि ये जो ही -10 तक पहुंचेगा, एक और प्रक्रिया इसमें स्टार्ट हो जाएगी कि -10 पे पहुंचने के बाद यहां पर पोटेशियम चैनल और कैल्शियम चैनल खुश जो है स्टार्ट हो जाएंगे, खुल जाएंगे, ये चैनल खुल जाएंगे। तो इनके खुलने से क्या होगा? यहाँ थोड़ा मोटा सा आपको बता दें, हर एक सेल में अंदर जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें पोटेशियम ज्यादा होता है और बाहर पोटेशियम कम होता है। ठीक है, तो जो ही ये चैनल, पोटेशियम चैनल खुलेंगे, पोटेशियम बड़ी तेजी से, बहुत तेजी से आप समझिए कि बाहर जाने लगेगा, अपने चैनल से बाहर की ओर जाने लगेगा। लेकिन कुछ समय के लिए, बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, ये इसके जो हमने बताया कि ये जो डिपोलराइजेशन का पोटेंशियल डिफरेंस है +10, ये
फिर भी सोडियम पोटेशियम आयन के बाहर जाने के बाद भी ये जो होता है ये नहीं चेंज होता है, जबकि पोटेशियम यानी कैटायंस बाहर जा रहे हैं फिर भी ये +10 MB बना रहता है बहुत थोड़ी देर के लिए। वो कैसे होता है, ज्यों ही ये पोटेशियम चैनल खुलते हैं कुछ कैल्शियम चैनल भी यहाँ पर खुल जाते हैं, तो कैल्शियम कैटायन ये अंदर आने की टेंडेंसी रखते हैं। तो एक ऐसा इक्विलिब्रियम हो जाता है कि जितना हम चार्ज बाहर की ओर फेंक रहे हैं उतना ही चार्ज कैल्शियम के थ्रू हमारे सेल में आ रहा है, इसलिए ये थोड़ी देर के लिए ये इवेंचुअली चेंज नहीं होता है, +10 MB ही बना रहता है। लेकिन पोटेशियम का जो है सेल से बाहर जाना बंद नहीं होता है, ये बहुत तेजी से होता रहता है। कब तक होता रहता है, जब तक ये +10 पुनः घूम करके -90 MB नहीं हो जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर +10 MB हुआ था, अब इसके पोटेशियम के बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाने की वजह से जो सेल थी वो पुनः निगेटिव चार्ज हो गई, और यानी ये डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन में कन्वर्ट हो गया, सेल पुनः अपने रेस्टिंग जोन में चली गई। इसी बीच क्या होता है, जब ये प्रक्रिया हो रही होती है तो जो एडजासेंट जो सेल के बगल के जो मायोकार्डियल सेल होते हैं इसमें कुछ कैटायंस यानी कुछ सोडियम अंदर जाने लगता है, और उसमें फिर ये प्रक्रिया डीपोलराइजेशन की अगले सेल में अपने आप स्टार्ट हो जाती है। तो ये कुछ है कि इम्पल्स बनने के पीछे एक साधारण भाषा में वहाँ पर किस तरीके की चेंजिंग होती है पोटेंशियल डिफरेंसेस की, वो हमने बताने की कोशिश की। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। और आगे हम बढ़ते हैं कि आखिर अब इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ईसीजी पेपर पर कैसे लिखा जाए, आखिर इसका प्रेजेंटेशन कैसे हो। तो प्रेजेंटेशन के लिए आप सभी लोगों ने ईसीजी मशीन देखी होगी, सभी डॉक्टर्स हैं बिल्कुल जानते होंगे ईसीजी मशीन होती है, और उससे जब हम तमाम सारे इलेक्ट्रोड्स आपने देखा होगा, ये चेस्ट होता है, ये यहाँ पर तमाम सारे इलेक्ट्रोड्स ये जो है इस तरीके से लगा दिए जाते हैं। हाथों पैरों में भी एक एक वायर लगा दिया जाता है, इस तरीके से पैरों में भी लगा दिया जाता है, और ये पूरा सर्किट पूरा किया जाता है। तो यहाँ पर जो करंट का फ्लो है उसको हम थोड़ी सी फिजिक्स लगा लेते हैं कि इसमें जो हार्ट का जो करंट है वो जो है इधर उधर, कोई इधर जा रहा, कहीं इधर जा रहा, कहीं इधर जा रहा, कहीं इधर जा रहा, तो उसका एक रिजल्टेंट वेक्टर जब हम निकालते हैं तो बेसिकली जो एक्सिस होती है, जो इसके पोटेंशियल एक्सिस होती है या इलेक्ट्रिकल एक्सिस जो होती है हार्ट की, वो कुछ थोड़ा टुवर्ड्स अपेक्स होती है। अपेक्स मतलब हार्ट के नीचे वाला पोर्शन, ये अपेक्स की तरफ लगभग इसका जो है प्रोपगेशन होता है। जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो चार्ज है, उसका प्रोपगेशन हमेशा एपेक्स की तरफ होता है हार्ट के। अब समझने वाली बात है, मान लिया कि बेबू इस रोड पर खड़े हैं और हमने दूध लेने के लिए उनको भेजा है, और ये अब यहां पर मैं खड़ा हूं, ठीक है, यहां पर आपके पापा खड़े हैं, ठीक है, और यहां पर कुछ भैया लोग खड़े हैं और आपको देख रहे हैं। वास्तविकता में केवल विशु यहां से यहां जा रहा है, ठीक है, लेकिन वो अलग अलग डायरेक्शन से देखा जाएगा। तो जब अलग अलग डायरेक्शन से हम इसको देखेंगे तो ये क्या है, विशु जो है हमारी ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, तो हम तो खुश होंगे कि व्यवहार आया जरा मेरे पास। तो क्या होगा, इससे जो होगा
इसी तरीके से जो इलेक्ट्रिकल एक्सिस है, इलेक्ट्रिकल एक्सिस लाइन है, उसकी और यदि कोई किसी भी लिम्ब लीड का जो है एक उसमें जो चार्ज है, जो एक्टिविटी है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, यदि जो इलेक्ट्रिकल एक्सिस के समानांतर जाती है तो हमेशा उसका डिफ्लेक्शन ईसीजी पेपर पर हमेशा पॉजिटिव होगा। यानी ये जो है इस तरीके से हम तो ऐसे देखेंगे, ठीक है, हम जब इसको देखेंगे तो हमारे लिए पॉजिटिव डिफ्लेक्शन होगा। लेकिन यहाँ से क्या होगा, जो इनके भैया महाराज हैं यहाँ से तो विश्व दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमेशा निगेटिव डिफ्लेक्शन होगा। और ये क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा निगेटिव भी होगा, थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव भी, इस तरीके से होगा। यानी जो ईसीजी की मशीन के जो लीड्स होते हैं वो एक मान के चलिए वो छोटे छोटे से कैमरा होते हैं, और जहाँ पे लगाए जाते हैं वहाँ से हार्ट की इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को रीड करके उसको ग्राफ पेपर पर एक वेव के रूप में उतारते हैं। तो इसी तरीके से हमारा ईसीजी उसमें जो वेव्स बनते हैं वो वेव्स बनते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक एक्टिविटी हर एक जो आपके इलेक्ट्रोड्स जो हमने लगाए हैं उनका प्लेस अलग अलग है, इसलिए अलग अलग जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके थ्रू जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की रीडिंग आएगी, सभी को मिला करके हम हार्ट के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब जैसा कि हमें पता है, सभी लोग जानते होंगे, इतना तो आप लोगों ने मेडिकल कॉलेज में रहे, अस्पतालों में रहे, तो सभी लोग आप लोग जानते होंगे कि ईसीजी मशीन जो होती है उसमें क्या होता है, उसमें 12 चैनल होते हैं, 12 लीड्स होती हैं, 12 लीड्स होती हैं, 12 लीड्स, 12 लीड होती हैं। और 12 लीड कौन कौन सी होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, AVF, AVL, AVR और V1, V2, V3, V4, V5, V6, ये हमारी 12 लीड्स होती हैं। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है इनको लिम्ब लीड कहते हैं, और ये जो AVL, AVF और AVR होते हैं ये आगुमेंटेड लीड कहलाते हैं, और ये चेस्ट लीड्स होती हैं या प्रीकार्डियल लीड्स होती हैं। तो हमने बताया कि जैसे लीड एक कैमरा है और हर जगह से एक ही हार्ट की एक्टिविटी तमाम सारे कैमरों से देखी जाएगी, और हर एक एंगल चेंज होने की वजह से उसमें इम्पल्सेस चेंज होंगे। कहीं पर कोई लीड होगी जिसमें आपको कोई वेव नीचे मिलेगी, अगली लीड में हो सकता है वो पॉजिटिव हो जाए। तो इस तरीके से हम बहुत अंदर न जा करके केवल हमने लीड्स के बारे में आपको बताया, बस इतना ही याद रखना है, और बहुत ज़्यादा बकवास याद रखने की ज़रूरत नहीं कि ईसीजी होती है उसमें 3 तरीके की लीड्स होती हैं, लिम्ब लीड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये 3 ही ऑगमेंटेड लीड होती हैं, AVF, AVL, AVR, और 6 प्रीकार्डियल लीड्स या चेस्ट लीड्स होती हैं 1 to 6, ठीक है, V1 to V6, ठीक है। अब थोड़ा सा हम ईसीजी पेपर को या ईसीजी मशीन को भी पढ़ लेते हैं। हमारी जो ईसीजी मशीन है, हम लोगों ने 7th क्लास में ग्राफ पेपर को पढ़ा होगा। इस तरीके से जो पेपर होता है, जो ईसीजी जिसको छप करके आता है, ईसीजी पेपर जो होता है वो एक ग्राफ होता है, और वो ग्राफ की विशेषता ये है कि बहुत छोटे छोटे खाने होते हैं और कुछ छोटे खानों को मिलाकर के कंपैरेटिवली बड़े खाने होते हैं। तो एक बड़े खाने में 5 छोटे खाने
हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी होते हैं और 5 ही वर्टिकल एक्सिस पर होते हैं। और जो स्पीड होती है, जो स्टैंडर्ड स्पीड होती है ईसीजी मशीन की, वो होती है 25 mm पर सेकंड। ठीक है, 25 mm पर सेकंड। यानी हम जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वहां पर हम उसका ड्यूरेशन पढ़ेंगे, यानी देखेंगे कि कितना टाइम लग रहा है, उसका ड्यूरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, और ये ऊपर की ओर जो है इसको हम लोग एम्पलीट्यूड पढ़ेंगे। ठीक है, यानी वोल्टेज वाई एक्सिस पर, और टाइम के साथ जो हर एक लीड का है इलेक्ट्रिक प्रोपगेशन, वो जो है आपको एक्स एक्सिस पर मिलेगा। ठीक है, और जो सेटिंग होती है बहुत अंदर में जाकर के मशीन की, सबसे पहले मरीज आया तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको मरीज का नाम, एड्रेस, उसको देख लेना है कि जिस मरीज का ईसीजी है वही मरीज आपके सामने है कि नहीं है। तो सबसे पहले आप उसका नाम, डेट वगैरह आप देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि मरीज जो मशीन है आपकी ईसीजी, उसका कैलिब्रेशन ठीक है कि नहीं है। कैलिब्रेशन कुछ इस तरीके से किया जाता है, आप मशीन को देखेंगे उसका स्ट्रिप निकलेगा तो आप देखेंगे जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर एक इस तरीके से बना हुआ होता है। यानी 2 बड़े खाने जो होते हैं ये बने हुए होते हैं, और 2 बड़े खाने जो होते हैं क्या होता है, एक छोटा खाना 0.5 मिली वोल्ट का करंट है। ठीक है, तो 0.5 मिली वोल्ट का, तो इसके स्टैंडर्ड में एम्पलीट्यूड जो है 2 खाने का जो है सेट किया जाता है, और ये जो आपका एक्स एक्सिस पर है उसकी स्पीड 25 मिलीमीटर पर सेकंड होती है। अब सोचो यदि हम इसकी स्पीड को बढ़ा दें, मान लिया ये कर दें 50 mm पर सेकंड, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जब हम इसको कर देंगे। स्पीड बढ़ा देने से हार्ट की जो एक्टिविटी है उसकी इम्पल्सेस जो होंगी वो जो है उनके बीच की जो दूरी होगी, जो उस पर वेव बन रही हैं, यानी जो उस पर पी वेव और पीआरएस बन रहा है, जो भी वेव बन रही हैं उसके बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, वो दूरी बढ़ जाएगी। यानी पेशेंट आपका ठीक है, लेकिन यदि इस पर मशीन सेट है तो आप देखेंगे कि पेशेंट का, यदि हम आगे जब डिस्कस करेंगे कैसे हार्ट रेट निकालते हैं, तो उसके थ्रू जब हार्ट रेट निकालेंगे, सेम ही पेशेंट है, इसके हिसाब से हार्ट रेट निकालेंगे तो 60 से कम आ रहा है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि वो जो है उसका हार्ट रेट जो है वो 100 के आसपास है। तो इसलिए मशीन का कैलिब्रेशन आपका विधिवत उसको देख लेंगे, और उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे कि ईसीजी में जो कार्डियक एक्टिविटी है उसको एक कार्डियक साइकिल में ईसीजी पेपर पर क्या छप करके आता है। ईसीजी जब उठाएंगे आप देखेंगे ये स्ट्रेट लाइन होती है जिसको आइसो इलेक्ट्रिक लाइन कहते हैं, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट कहीं पर ना स्टडी हो, यानी रुका हुआ हो, तो वो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन होती है। और ये ऊपर की ओर का ये पॉजिटिव रिफ्लेक्शन होता है, आप देखेंगे ईसीजी कुछ इस तरीके से होता है। तो ये हम इसको ये देखें तो ये पी वेव होती है, ये क्यू होती है, ये आर है, ये एस है, ये टी है। बस पी वेव, क्यूआरएस और टी, पूरी जो हार्ट की साइकिल है वो यहीं पर टिकी हुई है। हर एक लीड में पी की मॉर्फोलॉजी कुछ और होगी,
बदली हुई होगी, QRS का जो पैटर्न है वो भी चेंज होगा, और T छोटी भी हो सकती और बड़ी भी हो सकती है। इस तरीके के पैटर्न हमें मिलेंगे। तो अब हम जल्दी से ये लीड्स के बारे में क्या हो गया, पी वेव हो गया। पी वेव अब क्या दिखाता है हम बता देते हैं, फिर आगे इंटरप्रिटेशन को हम कल डिस्कस करेंगे। पी वेव क्या बताता है, ये हमारे जो एट्रिया हैं, यानी ऊपर के जो हार्ट के चैम्बर्स हैं जिनको एट्रिया कहा जाता है, लेफ्ट एट्रियम राइट एट्रियम, जो एट्रिया है उसका जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन है हार्ट का, वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हार्ट के ऊपर वाले दो चैम्बर्स की है, यानी दोनों एट्रियम की है, उसका रिप्रेजेंटेशन हमेशा पी वेव करती है। तो पी वेव एट्रियल रिपोलराइजेशन की वजह से, एट्रियल डिपोलराइजेशन की वजह से आप पी वेव पाएंगे। उसके बाद में QRS, ये जो है हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं उनके डिपोलराइजेशन के बाद में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आती है, ये जो नीचे के दोनों चैम्बर्स हैं, दोनों वेंट्रिकल्स हैं, उनकी वजह से इसमें QRS आपको ये वेव QRS कॉम्प्लेक्स मिलता है, QRS मिलता है। तो इसमें 3 वेव होती है, Q होता है, R होता है, S होता है। इसके बाद में T वेव। T वेव क्या होता है, फिर से वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन होता है। यहाँ ये सब डिपोलराइजेशन। अब आप पूछेंगे कि पी वेव का रिपोलराइजेशन कहाँ गया, इसको तो आपने डिपोलराइज कर दिया। डिपोलराइज होकर के यानी वेंट्रिकल से पहले एट्रिया डिपोलराइज हुए, ठीक है, उससे करंट बना, उसका पी हमने दिखा दिया। अरे भाई, ये जब उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट हुए यानी उसमें हलचल हुई, उस समय तो पी वेव बन गई। और जब इसका उल्टा हमने बोला था रिपोलराइजेशन होता, इसका रिपोलराइजेशन कहाँ है एट्रिया का, जबकि हम देख रहे हैं दोनों जो वेंट्रिकल हैं उसका रिपोलराइजेशन T से रिप्रेजेंट हो रहा है, लेकिन एट्रियल जो रिपोलराइजेशन है वो ECG में कहाँ पर है, तो उसका सीधा सा उत्तर है वो आपके QRS में ही समाहित है। जैसे खूब तेज धूप हो रही हो और आसमान पे सूरज चमक रहा है और आप एक दिया लेकर के बाहर रखें, जाकर के बोले दिया की लौ दिखाई नहीं देती है, तो कैसे दिखाई देगी। ये दोनों वेंट्रिकल्स मोस्ट ऑफ बहुत मस्कुलर होते हैं, यानी बड़े होते हैं और उनमें ज़्यादा मसल्स होती हैं और ज़्यादा जो उसके चैम्बर्स बड़े होते हैं वेंट्रिकल्स के, तो उसके डिपोलराइजेशन में ही इसका रिपोलराइजेशन छुप जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे दो बड़े आदमियों के बीच में यानी एक छोटा सा एक झोपड़ी हो और दो बड़े आदमी बगल बगल रह रहे हो, तो बड़े आदमियों को सब जानेंगे, झोपड़ी वाले को कोई नहीं जानेगा। तो इसीलिए एट्रिया का जो रिपोलराइजेशन है ये QRS में है, वो दिखाई नहीं देता है, सब क्लिनिकल है। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो है आपकी क्या चीज हो गई, पी वेव हो गई और QRS हो गया और T वेव हो गई। अब इनका हर एक लीड में कैसे होता है और किस तरीके से हम पहचानते हैं कि इस मरीज को हार्ट में कौन सी दिक्कत है, ये सब डिस्कस करने के लिए ECG इंटरप्रिटेशन के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, मस्त रहिए, ज्ञान अर्जन करते रहिए। और हमारे वीडियो को यदि आपको लगता है कि आपके लिए कुछ लेकर के आया, आपके लिए लाभकारी है या आपकी जो नॉलेज है उसको कहीं बूस्ट कर रहा है, तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपके पास अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू।